कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप सो कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर की हमारी बात चल रही थी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तीसरे लेक्चर की बात लेके आया हूँ। और ये बड़ी यूनिट है, डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टाइम काफ़ी लगेगा इसमें। मैंने बोला था आपसे पहले लेक्चर में भी, और अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि आधी नॉलेज नहीं। और यहाँ अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो आधे चल रहे हैं, पिछले वाले पे डिपेंड है लगभग। ये पिछले वाले का पार्ट है, इस तरह से बोल सकते हैं। मैं आशुतोष सेंगर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और शुरू करते हैं हम लोग तीसरा लेक्चर इजी और सिंपली वे में। मैं पढ़ा रहा हूँ इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, बोरिंग सब्जेक्ट को, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता है और आपको भी आना चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे आप। आज के मेन टॉपिक की बात करें तो अब है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो हो गए हमारे, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक और बल्क वाले 2 हो गए। आज है सॉल्युबिलिटी वाला। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज एन इम्पोर्टेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज इट अफेक्ट्स द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इनटू डिसोल्यूशन मीडियम एंड कॉन्सिक्वेंटली द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने कोई ड्रग ओरली लिया, तो वो जब आपके स्टोमच में डिज़ोल्व होगा तभी वो डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब होगा। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिलेगा, फिर ब्लड में मिलने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म पहले हो जाएगा मान लो, तो ब्लड में मिलने के बाद वो अपनी जो भी उसकी वैल्यू है वो शो कर पाएगा। ठीक है, जो भी वो काम के लिए कुछ छिड़ा आपने उसको बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा एज ए फार्मासिस्ट कि उसकी डिसोल्यूशन क्या है, तो फिर बाकी चीज़ें तो आप भूल जाइए। ठीक है, पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़े तो छत पे तो नहीं पहुंचने वाले। ठीक है, कहीं और पहुंच जाएंगे वो अलग बात है। तो पहुंचना छत पे है, मैंने ऊंचाई पे। आज भी आप नीचे हैं, इससे ऊपर जाना है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपने पढ़ी थी फर्स्ट वाली, वहाँ सॉल्युबिलिटी पूरी यूनिट पढ़ाई थी और वो इसीलिए पढ़ाई थी। ठीक है, अगर आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया या आप भूल गए हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकल साथ में, उसके लेक्चर्स देख लो सारे जाके, क्योंकि आपको तो केवल एक दिमाग मतलब रिवाइज करना है। एक बार देख लो सारे, ख़त्म कहानी, रटना थोड़ी ना, सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस चलते हैं हम लोग। तो ड्रग इज डिस्पर्स, डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसको कैसे करते हैं। सॉल्वेंट में डिस्पर्स होती है ड्रग, सस्पेंशन बनता है एक स्टेडी टेम्परेचर पे, सैंपल ऑफ द सस्पेंशन आर विड्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लैरिफाइड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने। एंड असेट टू स्टेबलाइज आप प्लेटू कंसनट्रेशन, प्लेटू कंसनट्रेशन पे उसको लाते हैं, जिससे हमें डिटरमाइन हो जाता है बस। अब डिटर्मिनेशन के लिए सॉल्वेंट्स टेकन की बात करें तो 0.9% सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, 0.01 m HCl at RT रूम टेम्परेचर, 0.1 m HCl at RT रूम टेम्परेचर, 0.1 m NaOH at RT मीन्स रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता कितना है, इतना तो पता है, कमेंट करके बताना ज़रा मुझे। एट pH 7.4 बफर एट 37 डिग्री सेल्सियस। pH इतना होना चाहिए बफर का, और बता तो दिया वैसे मैंने, लेकिन फिर भी कमेंट जरूर करिएगा। ड्रग कंसनट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड। ड्रग कंसनट्रेशन जो है वो किन से पता लगती है, इनसे। HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मेडिसिनल में आपको पता होगा, आज तक नाम तो सुना ही होगा। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी सुना होगा। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी सुना होगा। और गैस क्रोमेटोग्राफी तो सुनी ही होगी। ठीक है, हाँ भाग रहे हो बालकों और बालिकाओं भी। ठीक है, सॉरी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, काय पे डिपेंड होती है। फैक्टर का पूरा वीडियो डाला है अभी मैंने कुछ दिन पहले, थर्ड सेमेस्टर, जाके प्लेलिस्ट में वो देख लेना अगर हाँ आ रहा हो समझ में, तो पूरे सॉल्युबिलिटी देख लिया। तो फैक्टर्स मेन है pH, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, बफर कंसनट्रेशन, प्रेशर ऐसर बाकी हैं। अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टर्स का देख लेना डाला है। सॉल्युबिलिटी स्टडीज़ की मेन बात करें तो सॉल्युबिलिटी फेज इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज एट अ stated temperature and pressure determines amount of drug dissolved, amount of drug available for absorption। पहले मैंने कहानी जो बताई थी शुरुआत में वो सब यहाँ लिखी है। solubility reduction is carried out in certain condition। रिडक्शन कहाँ होता है, जहाँ केमिकल स्टेबिलिटी इन्हेंसमेंट होता है, टेस्ट मास्किंग प्रोडक्ट होता है, और
प्रोडक्शन ऑफ सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट होता है। बाकी ये कहानी जो है ये पढ़ी होगी थर्ड सेमेस्टर में भी, मेरे वहाँ वीडियोस भी पढ़े हैं। पहला सॉल्युबिलिटी का वीडियो इसी पे था, वही लिखा हुआ है क्या वेरी सॉल्युबल व्हाट इज फ्रीली सॉल्युबल, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वो प्लेलिस्ट पे जाके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फॉर थर्ड सेमेस्टर सर्च करना और उस प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, तो ये सब वहाँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और वैसे तो याद होगा ही होगा, ठीक है। एक्वस सॉल्युबिलिटी और इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, अब दो टाइप की सॉल्युबिलिटी होती हैं अगर हम लोग मैकेनिकली उसको देखें तो। एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी फॉर द न्यूट्रल कंपाउंड्स एंड ऑल आयोनाइज्ड स्पीसीज प्रेजेंट फॉर कंपाउंड विद आयोनाइजेबल ग्रुप्स। एक्वस सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ pH 2, ठीक है। और इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्ड इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड एट अ स्पेसिफाइड specific temperature usually 25 डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसकी मोल पर लीटर हो गई। ऊपर एम 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 दिख रहे थे वो सब मोल थे, और लीटर में हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, मेनली वाटर, या वाटर माने लिक्विड। तो अब उसको तो लीटर में ही लोगे ना, अब वो अलग बात है आप काय को फॉलो करने लगो, ठीक है। कौन सी फार्मा कॉपी है, यूपी बीपी यूएसपी बीपी आईपी, उनका तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में पता लग जाता है भाई, ठीक है। और इसको लिख लीजिएगा सिंपली ऐसे ही। अभी लंबा लेक्चर है, बोर ना हो, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी पढ़ी हुई है इसलिए थोड़ी सी बोरिंग तो होगी, और मैं भी नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना पड़े मुझे। मैं बस ये चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सॉल्युबिलिटी वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। A drug for oral administrative should be examined for solubility in an isotonic saline solution. आइसोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फोर्थ सेम में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। वो अलग बात है, आपने सोच लिया एग्ज़ाम नहीं होंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपका नुकसान है, लाइफ टाइम अब कभी नहीं आप सही कर पाएंगे। हाँ अभी पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वेरियस मीडियम्स इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग सस्पेंशन और सॉल्यूशन टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी स्टडीज़, ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। सॉल्युबिलिटी स्टडीज आइडेंटिफाई दूस ड्रग्स विद पोटेंशियली फॉर बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स। जो एब्जॉर्ब नहीं होंगी उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, ये भी इसका ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये सब लिख लो, ऐसे ही छाप लो, ईजी बहुत हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। Equilibrium solubility is based on phase solubility technique proposed by हिजूची कॉनोर्स, चाइना वाला नाम लग रहा है मुझे। मेथड की बात करें, शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, ग्राफ टाइप का बना के, मतलब ग्राफ मतलब चार्ट टाइप का। ड्रग डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, मतलब पहले डिस्पर्स करेंगे सॉल्वेंट में एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एजिटेटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यूजिंग सेकर, एजिटेट करेंगे उसे सेकर का यूज़ करके। सैंपल ऑफ स्लरी आर विड्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले भी मैंने बताया हुआ है लेकिन यहाँ एक चार्ट बना के लाया हूँ। और क्लैरिफाइड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एसिड बाई HPLC UV GC, GC माने गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सब वहाँ ऊपर बताया था, वही रिपीट कर दिया शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें जल्दी पकड़ आती हैं, लॉन्ग नहीं, थ्योरी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एग्जाम को भी ऐसे ही लिखना कि उसे जल्दी पकड़ आ जाए, क्योंकि वो बच्चे की तरह होता है एक। नेक्स्ट इज अवर pKa, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। पढ़ा होगा, काफ़ी पढ़ा होगा आपने, तो फिर भी पढ़ना यहाँ भी है। For a compound containing basic or acidic function groups, solubility at a given pH is influenced by the compound's ionizing characters. हैसलबैच हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी है, या हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन पढ़ी है, उसमें pH इज इक्वल टू pKa होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, क्या होता है वो आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उससे भी पता लग गया कि pH जो है वो pKa पे डिपेंड है। pH सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है, तो सॉल्युबिलिटी भी pKa पे डिपेंड हो गई। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन एक्वस मीडिया is greater in the ionized state than in neutral state। एक मिनट जरा, सॉरी कोई बात नहीं। The solubility of a compound in aqueous media, कंपाउंड का एक्वस मीडिया में सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर इन आयोनाइज्ड स्टेट। ये तो पता होगा कि अगर कोई आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड सबसे जल्दी उछलता है वाटर में, क्यों? क्योंकि वो जैसे ही डलता है वैसे ही आयोनाइज्ड फॉर्म में पहुंचता है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तुरंत घुल गया।
तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये भी सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोन, ये तो हो गया था वही पहला वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट है लगभग। व्हेन अ वीकली एसिड और बेसिक ड्रग पार्शियली आयोनाइज इन जीआई फ्लूइड, जीआई मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, जनरली द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली। जब एक वीकली एसिड या वीक बेस को देते हैं हम लोग, वीक बेस को, ड्रग को, ज़्यादातर ड्रग्स यही होती हैं जीआई फ्लूइड के अंदर, तो जनरली द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली, तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जीआई में। अब इसका डिटर्मिनेशन की बात करें, जो मैं वहाँ बोल रहा था, फॉर बेसिक कंपाउंड पीएच इक्वल टू पीके प्लस आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, और फॉर एसिडिक पीएच इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड ऊपर और आयोनाइज्ड नीचे, और परसेंट आयोनाइज्ड इक्वल टू 10 पी की पावर पी एच माइनस पी के अपॉन 1 + 10 की पावर पी एच माइनस पी के। डिटरमाइंड बाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रीमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस में पढ़ी थी, ना हो याद तो एक बार जाके एनालिसिस फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पकड़ के चलोगे तो सब कुछ समझ आएगा, नहीं पकड़ के चलोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो गिरोगे मुंह के बल, ठीक है। पीके इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ ड्रग। The unionized drug is lipid soluble, thus permeates through lipid membrane. बस यही कहानी लिखी है, देख लो, ऐसे कुछ बड़ा मटेरियल नहीं है। पीके डिटर्मिनेशन बाय नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है, वेरी वीक एसिड होगी तो उसका पीके होगा 8 से ज़्यादा, और इसका आयोनाइजेशन होगा अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जीवन भर के लिए, आज के लिए नहीं। अगर आप फार्मेसी में रहेंगे, मेडिसिनल ड्रग वगैरह किसी चीज़ में प्रोडक्शन में जाएंगे वो अलग बात है, इंडस्ट्री में जाके आराम से रहो, माने आराम से नहीं, मतलब इन चीज़ों से आप दूर रहो। फिर मॉडरेटली वीक एसिड अनआयोनाइज्ड गैस्ट्रिक पीएच माने 1 से 2, जो आपके HCl का होता है स्टोमच में, इसका पीके वैल्यू होती है 2.5 से 7.3। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच होता है, ये किसी भी पीएच पे आयोनाइज्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, क्योंकि वो जल्दी टूटता है, और पीके इसकी होती है 2.5 से भी कम। वेरी वीक बेस की बात करें तो अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, इसकी पीके होती है <5। मॉडरेटली वीक बेस की बात करें अनआयोनाइज्ड एट इंटेस्टाइनल पीएच, इंटेस्टाइन में बेसिक चीज़ होती है इसलिए वीक बेस वहाँ हो रहा है, और वीक एसिड गैस्ट्रिक पीएच यानी एसिडिक पीएच में हो रहा है। ये तो ट्रिक दे दी छोटी सी हिंट के लिए। पीके 5 से 11 होता है इसका पीके वैल्यू। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच होता है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों आयोनाइज्ड होते हैं सारे पीएच पे, ठीक है, और इसका पीके वैल्यू होती है 11 से ज़्यादा, ठीक है। इस जो टेबल ऊपर दिखाई वो ज़रूर बनाइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन की बात करें फिर से वही, ऊपर भी लगभग यही चीज़ें थी, पीके वाले में भी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट में भी, और यहाँ भी वही। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ ड्रग कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग विथ अ पीएच रेंज ऑफ 1 to 10 इज इंपॉर्टेंट सिंस सॉल्युबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली एब्जॉर्प्शन, सब वही लिखा हुआ है। द हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट अ पार्टिकुलर पीएच, ठीक है, इस इक्वेशन से मिलता है। वो इक्वेशन फिर से ही रही जो ऊपर मैंने दिखाई थी, पी एच इज इक्वल टू पी के, वही की वही है, क्योंकि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे जीवन परिचय लिखते थे आप लोग, याद हो अगर आपको हिंदी में 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ आपको उस जीवन परिचय के कुछ मेन पॉइंट्स ऊपर लिखने पड़ते थे स्मरणीय बिंदु की तरह या लर्निंग पॉइंट्स की तरह, और नीचे आप लिखते थे पूरा जीवन परिचय। वही यहाँ हमें पढ़ाने का तरीका है, पहले कुछ ऊपर पॉइंट्स मेन जो दिखा दीजिए अंडरलाइन कर करके, और फिर नीचे उसकी राम कहानी लिखो, तब मार्क्स मिलेंगे 5 में 4.5 भी, अगर एग्ज़ामिनर खुश हो गया आपसे तो। क्योंकि बच्चा, मैंने बोला है एग्ज़ामिनर को, और बच्चे जो हैं अगर वो खुश हो गए तो बहुत बढ़िया, और रूठ गए तो फिर समझ लेना, फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिएक्शन के साथ बताया हुआ है, वहाँ केवल इक्वेशन दिखाई थी। रिएक्शन HA प्लस H2O गिव्स HCO प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन है, प्लस A माइनस, ठीक है। HA माने A कोई अलग चीज़ होगी, H को प्लस में ले लिया, और A कुछ भी हो गया, ClOH कुछ भी, ठीक है, तो वो A माइनस रहेगा। तो वीक एसिड है तभी ऐसा हो रहा है। तो वीक एसिड का
pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज्ड। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो आयोनाइज्ड क्या है A माइनस, और H3O प्लस क्या है अनआयोनाइज्ड, या HA, सॉरी H3O प्लस मैं रॉन्ग भूल गया, HA जो है वो अनआयोनाइज्ड है, तो वो भी लग गया फॉर्मूले में। और दूसरा फार्मूला बन गया रिएक्शन के हिसाब से। अब जो रिएक्शन मिलेगी आपको अगर 2 नंबर में या 4 नंबर में कभी, तो उस रिएक्शन को इस रिएक्शन से कंपेयर करके इस फॉर्मूले में रखो और मान फटाफट ही वैल्यू फटाफट निकल आएगी। फॉर बेसिक ड्रग्स यहाँ मैंने एक बेसिक का एग्जांपल दिया, बी फॉर बेसिक, बी प्लस H3O इज इक्वल टू BH प्लस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया और H2O निकल गया। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला थोड़ा सा अपोज हो जाएगा। अनआयोनाइज्ड है B प्लस, तो B प्लस अनआयोनाइज्ड के फॉर्म में, और आयोनाइज्ड है BH। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया हूँ मैं, यहाँ अनआयोनाइज्ड है B और आयोनाइज्ड है BH प्लस, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में दे दूँगा ग्रुप में, तो यही छाप लोगे, लेक्चर से बचने की कोशिश करोगे, ठीक है, जो नहीं करनी है। और नोट्स के लिए मेरा नंबर है 9140403649। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिस ना हो किसी से, ठीक है, बाकी बोर करने का इरादा नहीं है मेरा। परसेंट आयोनाइज्ड फार्मूला ऊपर दिखाया वही है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ी सी क्वालिटी कम रह गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले मैंने दिखा दिया, तो वही लिख लीजिएगा वहीं से। यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है उसका क्या यूज़ है। पहला तो डिटरमाइन पीके, दूसरा टू प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी एंड पीएच प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट, तीसरा फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड, जिसकी वैल्यू सही हो उसी को रखें, फालतू कहे को एक्सपेरिमेंट करते रहें, उसकी सारी वैल्यूज़ पहले निकाल लो, पहले दिमाग में आ जाए तभी उस केमिकल को ख़राब करो, ठीक है, इस तरह की चीज़। मेथड फॉर डिटरमाइन ऑफ पीके पहले ही दिखाए थे मैंने, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, ये सारे मेथड होते हैं। बाकी आगे पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ेंगे इसको ज़्यादा डीप में, तो अभी बी फार्मा लेवल पे इतना डीप ठीक है। सिग्निफिकेशन की बात करें तो पीके के सिग्निफिकेशन यहाँ लिखे हुए हैं, इनको लिख लीजिएगा। सूटेबल फॉर साल्ट फॉर्मेशन, डिटरमाइन रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, वो रेशियो मिल जाता है हमें क्योंकि यहाँ था ऊपर। प्रोवाइड दैट द इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी एंड पीके आर नोन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी पीएच कैन बी प्रेडिक्टेड, ये सब भी इससे प्रेडिक्ट हो जाता है। ज़्यादा लंबा नहीं है, बस ख़त्म होने जा रहा है, आराम से रहो। डिटर्मिनेशन ऑफ के की बात करते हैं, ठीक है। अब के का है सॉरी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, वही मैं देख रहा था कितना क्या मैंने पढ़ा दिया है, याद नहीं रहा, मैंने वीडियो पॉज नहीं किया। चलिए गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से ही। तो डिटर्मिनेशन ऑफ केक की बात कर रहे थे हम लोग। प्योर ड्रग पाउडर इज पंच्ड इन अ डाई एंड पंच apparatus टू गिव अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप। द टेबलेट इज कवर्ड विद वैक्स इन ऑल साइड, वैक्स से कवर्ड होती है। वन सर्कुलर फेस इज एक्सपोज टू डिसोल्यूशन मीडियम, दस एज डिसोल्यूशन द एरिया A remain constant. Time to time dissolution medium is taken out and fresh medium added to the chamber. With two types of assembly the experiment can be carried out. इसको ऐसे के ऐसे लिख लीजिएगा, ज़्यादा समझाने का नहीं है। और आ गया pH solubility प्रोफाइल। के की बात चल रही थी, फिर मैं ऊपर चला गया था गलती से। तो के जो हमारा है वो यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ साथ एक डिसोसिएटर है एक तरह से, ठीक है। पी के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और के एक डिसोसिएटर की तरह भी होता है यहाँ पे। और भी अलग अलग बुक्स में इसके लिए अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन ऑफ के का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी 2 मार्क्स में आ जाए इन एडवर्स कंडीशन, कोई सटका हुआ टीचर हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पीएच सोल्युबिलिटी प्रोफाइल फिर बना लाया हूँ डायग्राम, और मेरा नाम है आशुतोष। तो भैया मैंने डिज़ाइन किया है तो मैं तो लिखूँगा, और डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी की है, इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा डिज़ाइनिंग को, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि कोई कमी तो नहीं है। एक्सेस ऑफ ड्रग पाउडर लेंगे, स्टेयर करेंगे एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर में, कंटिन्यूस स्टेयरिंग ऑफ सस्पेंसन बन जाएगा तब भी स्टेयर करेंगे, फिर ऐड करेंगे उसमें एसिड या बेस को, फिर स्टेयरिंग करेंगे। मेजर पीएच ऑफ सस्पेंसन, तो पीएच मिल गया। फिर डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन फिल्ट्रेट,
फ़िल्टर करेंगे और ड्रग पता कर लेंगे कितनी थी, सॉल्युबिलिटी मिल गई। अब सॉल्युबिलिटी तो मैंने बताया हुआ है और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जाइए थर्ड सेमेस्टर में वाला आप देखिए पी फार्मास्यूटिक्स, तो वहाँ भी बन जाएगा अच्छा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ जाके देखिए, कोई शर्म वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम मुझे। तो और पीएच यहाँ मिल ही गया, ये डिटरमाइन करके बन गई पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। पीएच और सॉल्युबिलिटी के साथ में बना दिया मैंने यहाँ, बस खत्म, इतना था भाई। अब थ्योरी लिखते फिरते फालतू की, बहुत लंबी चौड़ी। एक शॉर्ट छोटा सा लिख लो, पीएच एंड पीके सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल रह गया हमारा। इसको और देखते हैं। पीके डिटर्मिनेशन, द हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग। पीके से तो मिल ही जाता है क्योंकि ये था उसका फॉर्मूला, जो दोनों ऊपर दिखाए थे वही हैं, क्योंकि कई जगह यूज़ होता है एक ही। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर्स टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ एंड को सॉल्वेंट कैन अफेक्ट द पीके वैल्यू। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफर्स मैक्सिमम सेंसिटिविटी फॉर कंपाउंड्स विद पीके वैल्यू इन रेंज ऑफ 3 to 10। और क्या कैसी होती है वो ऊपर मैंने दिखाई थी, और वो टेबल के लिए मैंने रिक्वेस्ट की भी आपसे। देखिए थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, काफ़ी हो गया, पूरा दिन भी मुझे लगा रहना होता है, रात के समय आप लोगों के लिए कंटेंट और लेक्चर लेके आना होता है, ठीक है। तो एट लास्ट मैसेज करिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो, नंबर मैं बोल चुका हूँ बहुत बार, अब भैया बहुत थक गया हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट मी फॉर एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ था तो कम एक्सप्लेन कर पाया, फिर भी मैंने जितना सिंपल वे और जितना ईजी वे की कोशिश की है वो बहुत है आप लोगों के लिए, और समझ में आया होगा यही आशा करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, मुझे केवल सब्सक्रिप्शन चाहिए मोटिवेशन के लिए। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वेवर बढ़ाओ, तभी मोटिवेशन होगा। घर में रहें, स्वस्थ रहें, जय श्री राम, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत सारे लेक्चर हैं अभी तो, इंडस्ट्रियल के, कोलॉजी के भी, और कोकनोसी भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता ना करो। और मेडिकैम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेडिकैम करेंगे वो सबसे लास्ट में मेरी हिसाब से, ठीक है। 21 मिनट हो गए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।